चाइना की तरफ से अभी होटान एयरवेज में अपनी H-20 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर को टेस्ट किया जा रहा है, जो कि भारत के लिए आगे चल के काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से अभी किस वजह से चाइनीज ओरिजिन HQ-16 मिसाइल सिस्टम को छोड़ के यूरोपियन ओरिजिन अल्बाट्रोस मिसाइल को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। पहली बार रशिया की तरफ से एक अंडर डेवलपमेंट वेपन प्लेटफॉर्म को टेस्ट करने के लिए भारत को इजाजत दिया जा रहा है। सीज फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान LOC के करीब अपने सभी स्वर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को दोबारा एक्टिवेट कर चुका है, जिसको खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ के द्वारा देखरेख किया जा रहा है। और अंत में टर्की की अनादोलू एजेंसी को अभी भारत के खिलाफ फेक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चाइना की तरफ से है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होने वाली है, क्योंकि चाइनीज मीडिया में पब्लिश किए गए कुछ स्टोरीज के मुताबिक चाइना अभी एक स्टेल्थ बॉम्बर को बना चुका है जिसका नाम H-20 है। वैसे इसको चाइना काफी पहले से ही बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी चाइना इसकी फाइनल ट्रायल को कंडक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि चाइना इसके टेस्ट को अभी ठीक लद्दाख के ऑपोजिट साइड में कंडक्ट कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से चाइना का बर्ताव थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है और फर्दर डिसएंगेजमेंट को लेके भी चाइना अभी जानबूझ के डिले कर रहा है। इसी बीच चाइना की तरफ से अभी अपनी H-20 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर को होटान एयरवेज में डिप्लॉय किया जा रहा है, जहां से इसकी फाइनल ट्रायल को कंडक्ट किया जा रहा है। चाइना की H-20 बॉम्बर की बात करें तो ये US ओरिजिन B-2 स्पिरिट बॉम्बर का कॉपी हो सकता है और चाइनीज क्लेम के मुताबिक ये एक लॉन्ग रेंज का स्टेल्थ बॉम्बर है जिसको दुश्मन के एरिया के अंदर घुस के डीप बॉम्बिंग मिशन को करने के लिए डिजाइन किया गया है। और क्लेम के मुताबिक इसकी जो रेंज है वो लगभग 12,000 किलोमीटर के आसपास की है। चाइनीज क्लेम के मुताबिक ये चाइना को भारत के खिलाफ ह्यूज एडवांटेजेस दिलाने वाला है, क्योंकि फिलहाल भारत के पास कोई भी लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है और इसका फायदा उठाकर H-20 बॉम्बर आसानी से इंडियन एयर स्पेस में घुस के कोई भी स्ट्राइक कर सकते हैं और इससे वो इंडियन एयरफोर्स के रफाइल का काउंटर बता रहे हैं। इसमें लगभग 20 टन के आसपास की पेलोड को कैरी किया जा सकता है और आगे चल के भारत और चाइना के बीच होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ये भारत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही एक और चीज भी है जो कि भारत के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है, और वो ये कि चाइना अभी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को बना चुका है, जिसे सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कन्वेंशनल वेपन था। लेकिन चाइना के पास जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब मौजूद है वो साइज में यूनाइटेड स्टेट की बॉम्ब के मुकाबले थोड़ा छोटा और थोड़ा हल्का है। मे भी चाइना इसे अपने बॉम्बर में इस्तेमाल करने के लिए बना रहा होगा, जिस वजह से इसको उसी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो आगे चल के जब चाइनीज एयरफोर्स में H-20 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को या फिर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब को शामिल किया जाएगा तो ये भारत के लिए एक सीरियस खतरा पैदा करने वाले हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि H-20 बॉम्बर्स को पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में चाइना को लगभग 2025 तक का वक्त लगने वाला है और तब तक हमारे पास S-400 सिस्टम मौजूद होने वाला है, जो कि स्टेल्थ टारगेट को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान को लेकर, और अभी हम पाकिस्तानी नेवी में शामिल होने वाले अब तक के सबसे बेहतरीन कॉर्वेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको याद होगा 2018 में पाकिस्तान और टर्की के बीच ऐसे 4 वेसल को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, और जिस तरीके से एक तरफ चाइना है ठीक उसी तरीके से यूरोप के साइड में भी टर्की है, जो कि पाकिस्तान को हर मामले में सपोर्ट करता आ रहा है और भारत का विरोध करने में पाकिस्तान को आर्म करने की कोशिश करता आ रहा है। अभी सुनने को मिल रहा है कि दरअसल पाकिस्तान को ये जो टर्किश मेड मिल्जियम क्लास की कॉर्वेट से मिलने वाले हैं, ये ओरिजिनल मिल्जियम क्लास के वेसल के मुकाबले थोड़े बड़े होने वाले हैं और इन वेसल में वर्टिकल लॉन्च ट्यूब भी मौजूद होने वाला है, जिसमें ये एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एंटी-शिप मिसाइल को तैनात कर सकते हैं। इनिशियली इसमें पाकिस्तान की तरफ से HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया और टोटल 16 के आसपास HQ-16 सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन अभी सैटरडे को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के बदले ही अभी यूरोपियन ओरिजिन अल्बाट्रोस NG सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अब अल्बाट्रोस NG की बात करें तो इसको MBDA की तरफ से बनाया जाता है और अभी इसको UK की रॉयल नेवी में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका जो फंडिंग होता है वो पूरी तरीके से इटली की तरफ से किया गया है। अब यहाँ पर MBDA की तरफ से इसको आगे चल के पाकिस्तान को दिया जाएगा या नहीं, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि MBDA फ्रांस और MBDA UK दोनों के साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशन है और दोनों के साथ हमारे काफी डिफेंस डील अभी चल रहे हैं।
तो पाकिस्तान को वेपन को सप्लाई करना भारत को पसंद नहीं आने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान HQ-16 सिस्टम को छोड़ के अल्बाट्रोस के पीछे क्यों पड़ रहा है, क्योंकि HQ-16 की बात करें तो इसका रेंज लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है, जबकि अल्बाट्रोस NG का जो मैक्सिमम रेंज होने वाला है वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। लेकिन HQ-16 एक सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड सिस्टम है और इसको चाइना ने रशियन ओरिजिन सेटल मिसाइल सिस्टम को कॉपी करके बनाया था, जो कि 80s के दौर का मिसाइल था। लेकिन अल्बाट्रोस एक एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल है और ये एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए बेहतर रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है और इसको जैम करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि चाइना के HQ-16 सिस्टम को आसानी से जैम किया जा सकता है। इसी वजह से शायद अभी पाकिस्तान की तरफ से HQ-16 के बदले अभी अल्बाट्रोस मिसाइल सिस्टम को अपने नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट में इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट स्प्रूट लाइट टैंक को लेके। पिछले साल जब चाइना के साथ लद्दाख में फेस ऑफ हुआ था तो उसके बाद चाइना की तरफ से लद्दाख में अपनी टाइप 15 लाइट टैंक को डिप्लॉय कर दिया गया था, जबकि इसको काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से अपनी T-90 और T-72 फ्लीट को डिप्लॉय किया गया था। लेकिन बड़े टैंक को पहाड़ी इलाकों में ले जाना और इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। स्पेशली लद्दाख में जो ब्रिजेस हुआ करते थे वो पहले इन टैंक के वजन को झेलने लायक नहीं थे। हालांकि अभी उनको अपग्रेड किया जा चुका है, लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से रशिया से लगभग 24 स्प्रूट लाइट टैंक को खरीदने का प्लान किया गया था। अब स्प्रूट टैंक की बात करें तो हालांकि एक 18 टन क्लास की टैंक है, यानी कि इसका आर्मर काफी पतला है, लेकिन ये एक हाईली मोबाइल टैंक है और इसमें सेम 125 mm की गन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि T-90 में इस्तेमाल होता है, जिस वजह से हमें इसके लिए एडिशनल एमुनिशन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और लॉजिस्टिक इशू को लेके भी हमें कोई एडिशनल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हालांकि इमरजेंसी में 24 टैंक को यहाँ पे खरीदने का प्लान किया गया है। इसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 350 लाइट टैंक को खरीदने के लिए एक फॉर्मल टेंडर को भी इशू किया गया है, जिसमें स्प्रूट टैंक भी पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन अभी इसमें DRDO की तरफ से K9 वज्र की चेसिस को बेस करके एक लाइट टैंक को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि मे भी भारत के इंडिजिनस लाइट टैंक होने वाला है। अब इसको बनने में कितना टाइम लगेगा तो वक्त आने पर ही पता लगेगा, लेकिन रशिया की तरफ से अभी भारत को स्प्रूट टैंक की ट्रायल को करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। अब स्प्रूट टैंक की बात करें तो ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट है और शायद ये पहली बार है जहां पर पूरे दुनिया भर में कोई देश किसी दूसरे देश को अपने अंडर डेवलपमेंट इक्विपमेंट को ट्रायल करने के लिए इजाजत देने वाला है। जहां तक बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक ही हमारी एक टीम रशिया जाने वाली है, जहां पर वो स्प्रूट टैंक की मोबिलिटी और फायर पावर को टेस्ट करने वाले हैं और आगे चल के इंडियन आर्मी के लार्जर टेंडर में भी स्प्रूट टैंक सिलेक्ट होने की चांसेस बना हुआ है, क्योंकि आर्मी के मुताबिक जो लाइट टैंक आगे चल के हम खरीदने वाले हैं उसका वजन 25 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और DRDO अभी जो लाइट टैंक को बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें अगर K9 की चेसिस से 155 mm की टरेट को हटाकर वहां पे 105 mm, 120 mm या फिर 125 mm की किसी गन को रिप्लेस किया जाता है, तब भी इसकी जो वेट है वो लगभग 10 टन के आसपास रिड्यूस हो सकता है। अभी इसका वजन 47 टन के आसपास है, तो इसका जो मैक्सिमम वेट होने वाला है वो लगभग 35 से 37 टन के बीच ही होने वाली है। तो ये आर्मी की 25 टन मार्क को पूरा कर पाएंगे नहीं, इसको लेके काफी डाउट है। अगर यहाँ पर एक अलग ही चेसिस को बनाया जाता है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर K9 की चेसिस के साथ इसको बनाया जाता है तो इसकी वेट को 25 टन के आसपास रिड्यूस करना मेरे हिसाब से काफी मुश्किल होने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से LOC एकदम शांत है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से LOC में फायरिंग एक्टिविटीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से ही भारत के पास आके अप्रोच किया गया था कि सीज फायरिंग एग्रीमेंट को वापस लागू किया जाए ताकि बॉर्डर में तनाव को कम किया जा सके। अब हालांकि सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है और पिछले कुछ दिनों से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी आर्मी की तरफ से बताया गया कि दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायरिंग का बहाना किया गया था इसके पीछे कुछ और कारण थे और अभी इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब और LOC के करीब पाकिस्तान की तरफ से कई सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को ओपन किया गया है। अब जैसे कि फायरिंग नहीं होता है तो इनको सेटअप करने में या फिर सुअरों को ट्रेनिंग देने में कोई भी परेशानी नहीं होता है। ऊपर से डेली के डेली फायर होने वाले गोला बारूद के पैसे भी बच रहे हैं। इसको अब एक आर्ट देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अभी इसको तसीर जबल का नाम दिया गया, जिसका मतलब कैप्चरिंग द माउंटेन रखा गया और ये बेसिकली वही पुराने तरीके के सुअरों को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उनको गरिल्ला वॉरफेयर भी सिखा रहे हैं।
और मजे की बात तो ये कि इन ट्रेनिंग कैंप में हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी गए हुए थे और कोटली सेक्टर में जितने भी सुअर प्रोडक्शन यूनिट थे उन सभी का उन्होंने जायजा लिया था कि सुअरों की ट्रेनिंग ठीक तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। पाकिस्तान अभी पब्लिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जबकि असल में वो इसके अंदर सुअरों को ट्रेनिंग दे रहा है। और एलओसी के करीब जो बंकर्स है उसमें अभी सुअरों को लाके रखा जा रहा है और अभी नए नए लॉन्च पैड्स को भी बनाया जा रहा है और उनको एक्टिव भी किया जा रहा है। तो आगे चल के हालात कैसे होने वाले आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि पिछले कुछ दिनों से एलओसी में जो शांति चल रहा था ये तूफान से पहले की शांति होने वाली है। अगला अपडेट टर्की को लेके। एक दिन पहले टर्की की स्टेट पब्लिकेशन अनादोलू एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि भारत की तरफ से अभी कश्मीर में लगभग 3.4 मिलियन फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू किया गया था, जिसके बाद टर्की में मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से इस बात का खंडन किया गया था और इसके बाद डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन को इसको लेकर कंप्लेन किया गया था कि टर्की की अनादोलू एजेंसी अभी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहा है। दरअसल अनादोलू एजेंसी की तरफ से जो रिपोर्ट छापा गया था ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन जाहिद आफिर चौधरी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के साथ काफी हद तक मैच करता है, क्योंकि उन्होंने भी एक स्टेटमेंट में कुछ दिन पहले बताया था कि भारत की तरफ से अभी कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंज को कराया जा रहा है और इसको करने के लिए भारत फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू कर रहा है और अभी तक लगभग 3.4 मिलियन फेक सर्टिफिकेट को इशू किया जा चुका है। और अनादोलू एजेंसी की तरफ से भी लगभग सेम स्टेटमेंट दिया गया था। अब भारत के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक टोटल 35,40,938 एप्लीकेशन दिए गए थे, जिसमें से लगभग 32,31,353 सर्टिफिकेट इशू किए गए थे और लगभग 2,15,438 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था और इन सभी को इंडियन लॉ के मुताबिक किया गया, जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।